हैदर, इस वक्त थैंक की यू जो वेरी मच। मौजूदा सूरत हाल है, जो तहरीक शुरू हो चुकी है, क्या इस तहरीक को हम बांग्लादेश की जो तहरीक चली उससे, या बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो तहरीकें चल रही हैं जेनजी की, उससे रिलेट कर सकते हैं, या उससे हट के इसे देखना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया यासर। जो मनाजर हमने जंतर मंतर पर देखे हैं नई दिल्ली में, जो कुछ हुआ है गुज़श्ता चंद रोज में, उसमें आप इसको बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं जो कुछ बांग्लादेश में हुआ या जो कुछ उससे पहले नेपाल में हुआ। और इवन इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन यूथ जो जंतर मंतर में मौजूद थी, जिस पर दिल्ली की पुलिस ने और सीआरपीएफ ने तशद्दुद किया, और अभी सैकड़ों स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त काफी जख्मी हैं। वो खुद ये बात कर रहे हैं कि हम इस पार्लियामान को उखाड़ देंगे, हम नेपाल बना देंगे भारत को। यानी डिसएसोसिएट कर रहे हैं वो खुद को इस सिस्टम से। वो समझते हैं कि जो घटिया जाहिल टोला भारत में बरसर इक़्तिदार है, वो इस काबिल नहीं है कि भारत के मामलात को बेहतर तरीके से चला सके। एक के बाद एक चीज़ें एक्सपोज़ हो रही हैं, एक के बाद एक बबल फट रहा है। जो 12 साल से गोदी मीडिया ने मोदी के गिर्द बनाया हुआ था और बताया था दुनिया को जी कि शाइनिंग इंडिया है, ये राइजिंग इंडिया है, यहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हम्म। एआई की इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ पर लग रही हैं, यहाँ पर नौकरियां दी जा रही हैं, इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तो वो बबल्स फट रहे हैं। इवन इनके जो इकोनॉमी के एतबार से जो फिगर्स ये शेयर करते रहे हैं और दुनिया की आंखों में धूल झोंकते रहे हैं, अब तो इंटरनेशनल जो इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फाइनेंशियल चीजों को देखते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भारत चूंकि डाटा एक्चुअल शेयर नहीं करता, लिहाजा जो क्लेम्स इंडियन गवर्नमेंट के गुज़श्ता 12 साल में रहे हैं, भारत की फाइनेंशियल तरक्की उस तरीके से नहीं हुई। फिर हमें ये सारी चीजें ग्राउंड पर नजर आती हैं जब हमें भारत में बेरोजगारी की शरह में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने को मिलता है। वहां पर इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। मोदी गवर्नमेंट जो गोदी मीडिया के तवसत से बयानियां लोगों में फैला रही थी, अब लोगों ने जब फील करना शुरू किया है हम्म। कि भाई ये चीजें ऐसे नहीं है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और अब सिचुएशन ये है कि वहां का नौजवान वो इस सिस्टम से इस कदर नाला है कि वो इस सिस्टम में अब किसी तरह की तब्दीली नहीं चाहता। वो बिल्कुल एक नया सिस्टम चाहता है। वो कहते हैं कि अगर आपने इसको चेंज करके इन्हीं लोगों से चलवाना है सिस्टम, तो फिर रहने दो। हम्म। हमें एक नया कंप्लीट सिस्टम चाहिए जिसमें ये जाहिल और घटिया लोग कम से कम इक्तदार पर बैठकर हमारे फैसले ना करें, क्योंकि इनके फैसलों की बदौलत 12 साल से भारत जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। और भारत में इस वक्त हालात खराब हैं। यूथ बहुत ज्यादा गुस्से में है, और मसला सिर्फ यूथ तक नहीं है, ये चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। फार्मर्स दिल्ली पहुंचने वाले हैं कल। वो जो है वो इंडियन पंजाब से उन्होंने अपने मार्च का आगाज कर दिया है। जिस वक्त मैंने विजुअल्स देखे थे लास्ट, वो उस वक्त हरियाणा में दाखिल हो चुके थे, तो वो किसी भी वक्त अब दिल्ली दाखिल हो जाएंगे। फिर कांग्रेस ने जो कुछ कल किया और राहुल गांधी को जिस तरीके से ट्रीट किया गया डायरेक्टली मोदी के हुक्म पर। अभी आपके इस पॉडकास्ट से पहले मेरी भारत में 2-3 बड़े सेन इंडियन जर्नलिस्ट से इस हवाले से गुफ्तगू हुई, और वो ये बता रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये फ्रस्ट्रेशन में हो रहा है, और फ्रस्ट्रेशन के अंदर मोदी गवर्नमेंट जो काम कर रही है ये अब उल्टा पड़ेंगे। और अगर इन्होंने आराम से जो है वो इक्तदार ना छोड़ा, तो जो सेंटिमेंट इस वक्त इंडियन स्टूडेंट्स का है, इंडियन यूथ का है, एक आम सेन इंडियन का है, वो इनको इनके घरों से निकालकर, बीजेपी के जितने वज़रा हैं, इनको इनके घरों से निकालकर वो चौको चौराहों में नंगा लटकाकर फेंटा लगाएंगे। अच्छा, हैदर, एक चीज़ ये बताइए कि जब भी किसी तहरीक का आगाज़ होता है उसके मकासद कुछ और होते हैं। यानी फ्रस्ट्रेशन जो है वो किसी एक ख़ास लेवल के ऊपर जाके किसी तहरीक की शक्ल इख्तियार करती है, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता मकासद तब्दील होते चले जाते हैं। अगर जैसे कि आपने जिक्र नेपाल का किया, बांग्लादेश का किया, वहाँ पर जो तहरीक का आगाज़ हुआ था वो सिस्टम को बदलने के दर पे तो थी, लेकिन सिस्टम का हिस्सा बनने के दर पे नहीं थी, यानी पॉलिटिकल पार्टी बनने के दर पे नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें ये एहसास हुआ कि हम ही पॉलिटिकल पार्टी बन के बरसरे इक़्तिदार आएंगे, और फिर जब वो पॉलिटिकल पार्टी की सूरत इख्तियार करते हैं तो वो पुराने सियासतदानों को भी साथ में मिलाते हैं। तो अभी जो भारत की मौजूदा सूरत हाल है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, अगर इसकी बुनियाद को देखा जाए, असास को देखा जाए, या नज़रिए को देखा जाए, तो वो क्या था? और अगर वो फुल फ्लेज एक नया सिस्टम चाहते हैं, तो फिर अभी जो कांग्रेस का उन्हें साथ मिल रहा है राहुल गांधी की सूरत में, तो वो उन्हें किस हद तक काबिले कबूल है? और दूसरा ये
कि राहुल गांधी को इसका क्या फायदा होगा। अमूमी हम यही देखते हैं, कहीं भी हो दुनिया के किसी कोने में भी, किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में या गैर मुहज़्ज़ब मुआशरे में या मुख्तलिफ तबकात के अंदर बटे हुए भी मुआशरे में, वहां पर हुकूमत की जो मुखालिफ जमातें होती हैं वो हर उस तहरीक का साथ देती हैं जो हुकूमत के खिलाफ इकदाम उठा रही हों। उसमें कॉन्स क्या होंगे, उसके मकासद क्या होंगे, इससे कतई नज़र वो साथ देने पर आमादगी का इजहार कर देती हैं। ये एक अलग बात कि जब वो खुद बरसर इक़्तिदार आए तो उन्हीं के नज़रियात से उन्हें इख्तलाफ होने लगता है। तो अब की बार इन दोनों के नजरियात किस हद तक मुश्तरक हैं, और इसको अगर सियासी प्लेटफॉर्म के एतबार से देखा जाए तो किसका नजरिया ज्यादा मुकद्दम है? अच्छा देखिए, यासिर, जहां तक बात है ना कॉकरोच जनता पार्टी की, कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसकी जो बुनियाद थी वो इसी सिलसिले से शुरू हुई थी, जब भारतीय नौजवानों ने बार बार इसके ऊपर आवाज बुलंद की और उन्होंने कहा कि एक के बाद एक एग्जाम लीक हो रहा है। आपको मैं बताता चलूं कि 2014 से ऑनवर्ड्स अभी तक, जब से मोदी हुकूमत इक्तदार में है भारत के अंदर, 152 पेपर लीक्स हुए हैं और तमाम पेपर्स की जो इंक्वायरी हुई है वो ये इंडिकेट करती है कि बीजेपी के लोग इन लीक्स के अंदर मुलव्वस हैं। तो ठीक ये है। जो 152 लीक्स हैं, इन 152 लीक्स के अंदर 7.5 करोड़ से जायद भारतीय नौजवान मुतासिर हुए हैं। हालिया चंद माह में यह हुआ कि बैक टू बैक पेपर लीक्स हुए और उससे फिर 20 से जायद भारतीय स्टूडेंट्स ने सुसाइड की, जिसके बाद ये मामला इंस्टिगेट हुआ और लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा आवाज बुलंद करना शुरू की। उसके ऊपर फिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत, जो चंडीगढ़ में किसी दौर में एक वकील हुआ करते थे, हम्म। लेकिन आरएसएस के स्कूल से पढ़े हुए हैं, आरएसएस की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं और हर वो काम करते हैं जो मोदी गवर्नमेंट को फेवर करे। तो सूर्यकांत ने उन नौजवानों को जो भारतीय हुकूमत की इस नेग्लिजेंस के ऊपर सवाल उठा रहे थे, आवाज बुलंद कर रहे थे, उनको कॉकरोच से तशबीह दिया। फिर हमने देखा कि अभिजीत दीप के जो अमेरिका में उस वक्त थे भारतीय नौजवान, उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक जो है वो अकाउंट बनाया। फिर उसकी फॉलोइंग इस कदर तेजी से बढ़ी कि महज 7 रोज में कांग्रेस और बीजेपी की कंबाइंड फॉलोइंग से ज्यादा कॉकरोच जनता पार्टी की फॉलोइंग थी, जो फिर इंडिकेट करता है कि भारत का नौजवान, भारत की यूथ, वो खुद को डिसएसोसिएट कर रही है सिस्टम से और उसको जो है वो एक नई चीज चाहिए, एक नया चेहरा चाहिए, एक नई अप्रोच चाहिए जो उनके बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से फैसले कर सके। तो यहां से कॉकरोच जनता पार्टी बनती है। लेटर ऑन ये हुआ कि अभिजीत दीप के जिस वक्त अमेरिका से वापस इंडिया आए, सीजेपी ने अपना पहला प्रोटेस्ट कॉल दिया, वो कि बहुत कामयाब नहीं रहा। फिर हमने इंडियन मीडिया पर भी देखा, मैं कई इंडियन चैनल्स पर गया और जब कॉकरोच जनता पार्टी से मुतालिक गुफ्तगू हुई तो इवन गोदी एंकर्स का रवैया ये था कि ये तो कॉकरोचेस हैं, हम स्प्रे मारकर खत्म कर देंगे। लेकिन अब आलम यह है कि जंतर मंतर पे इनकी स्प्रे खत्म हो गई है और कॉकरोचेस जो है वो उस कदर तगड़े हो गए, इस कदर ताकतवर हो गए कि उन्होंने मोदी हुकूमत की बुनियादें हिलाना शुरू कर दी हैं। जहां तक बात है राहुल गांधी की, इससे पहले आप देखिए सोनम वांगचुक इस तहरीक में शामिल होते हैं। 20 जून को उन्होंने इस तहरीक को ज्वाइन किया। उसके बाद 28 तारीख को सोनम वांगचुक और सीजेपी के कुछ लोगों ने हंगर स्ट्राइक का आगाज किया। फिर 17 को सोनम वांगचुक को जिस इंसल्टिंग अंदाज में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के लोग वो गिरफ्तार करके लेके गए, अब वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है। और मुझे भारत से कुछ दोस्तों ने ये बताया है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको स्लो पॉइजन किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे जिसने ग्लोबली हाइलाइट्स बनाई, हेडलाइंस बनाई और मोदी गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स लेकिन क्रिएट लेकिन की। लेकिन तो हैदर अब वो हैदर चाहते हैं हैदर कि हैदर इससे पहले कि आप इस बात को मजीद बढ़ाएं, मेरा एक सवाल इसके अंदर ये है एडिशन के तौर पे कि वांगचो के मकासद और कॉकरोच जनता पार्टी के मकासद क्या वो एक हैं? वांगचो वही नहीं जिन्होंने मोदी के रियासत के स्टेटस को तब्दील करने पर उनका साथ दिया था और फिर बाद में मुखालिफ हो गए? क्या वो अपनी रियासत को लेके, उसकी आज़ादाना हैसियत को लेके बरसरे पैकार हैं? और क्या सीजेपी के जो लोग हैं उनका एक अलग मुल्क या मुल्क के टुकड़े करने का अज़्म है या फिर सिस्टम को तब्दील करने का? तो वांगचो और सीजेपी के मकासद एक कैसे हो सकते हैं? अच्छा, सीजेपी जो है वो क्लियरली बात कर रही थी इनिशियली इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर। हम्म। उन्होंने क्या कहा कि जो धर्मेंद्र प्रधान है भारत के एजुकेशन मिनिस्टर, वो इस्तीफा दें, इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी हो, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सजा दी जाए और एक बेहतर तरीकाकार बनाया जाए। जो इनका नीट एग्जाम्स है,
इनका एक बेहतर तरीका बनाया जाए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इंडिया की, वो एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिसमें मुस्तकबिल में भारतीय स्टूडेंट्स को, यूथ को इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। ठीक है। क्योंकि हर साल भारत की आबादी यासिर बहुत ज्यादा है। हुँ, हर साल जो है मिलियंस में स्टूडेंट्स होते हैं जो इन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो 152 पेपर्स का लीक होना और 7.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स का मुतासर होना, ये बड़ा नंबर है। हुँ, वो हुँ, लोग इससे अपसेट हैं, तो उन्होंने ये तकाजा किया। वांगचुक जो है वो इस तहरीक में सिर्फ सीजेपी के मकासद को लेकर वो बात कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन है। वो एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे थे। तो उन्होंने बुनियादी तौर पर यहां पर आकर अपनी स्टेट का मुकदमा नहीं लड़ा, वो प्योरली इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म्स के हवाले से आगे स्ट्राइक पर है। दूसरा, जो आपने पिछले सवाल में राहुल गांधी का जिक्र किया, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के मामलात में स्पेस ढूंढती हैं और वो हुँ, फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती हैं। और राहुल गांधी जो है वो चूंकि अभी भी खुद को जवान समझते हैं, गोके 50 साल के होने वाले हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका एक ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश हो भारत की यूथ के साथ कि आइंदा इलेक्शंस में उनको उसका फायदा हो। क्योंकि सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, अभी सिर्फ डिजिटल मीडिया की पॉलिटिकल पार्टी है। वो बाकायदा तौर पर, अमली तौर पर अभी तक वो सियासत में नहीं है। और ना सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप इसमें देखें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज में जो इस वक्त इंडिया अलायंस का जो ऑपोजिशन अलायंस है उसका हिस्सा है। इवन आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में, जिसने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है वो रूल किया और इस वक्त ऑपोजिशन में है, वो भी इस सारे मामले में राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो है वो जब गए, इससे पहले वो कोटा गए थे। कोटा जो है वो शहर है भारत का जहां पर कोचिंग सेंटर्स का हुँ, हब उसको कहा हुँ, जाता है। हुँ, तो वहां पर राहुल गांधी ने एक एड्रेस किया था स्टूडेंट्स को चंद हफ्ते कबल, जो कहते हैं कि जिसने इंस्टिगेट किया मजीद, तो सीजेपी ने भी उससे जो है वो जोर पकड़ा। राहुल गांधी भी इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए। फिर जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड्स की, राहुल गांधी उनके घरों में गए और फिर जब स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ, कल का जो सारा एपिसोड था वो भी बड़ा ड्रामेटिक एपिसोड था। राहुल गांधी ने अनाउंस नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। भारत में चूंकि अभी मानसून सेशन का आगाज हो गया लोकसभा में, तो इन्होंने पहले रिक्वेस्ट की इंडियन पार्लियामेंट के स्पीकर से कि आप इसको जो है वो इस पर गुफ्तगू करें लोकसभा में। तो स्पीकर ने कहा जी कि मैं गवर्नमेंट से पूछकर बात करूंगा, जिस पर राहुल गांधी और इंडियन लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके दरमियान थोड़ा तल्खी हुई। राहुल गांधी ने उनसे कहा कि आप स्पीकर हैं, स्पीकर का काम गवर्नमेंट से पूछकर फैसले करना नहीं है। बहरहाल स्पीकर ने जब कहा कि मैं इस हवाले से गवर्नमेंट को कंसल्ट किए बगैर आपसे बात नहीं कर सकता, तो राहुल गांधी जाते हैं खड़गे साहब के पास, जो इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन भी हैं, प्रेसिडेंट हुँ, भी हैं हुँ, और भारतीय राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। 85 साल उनकी उम्र है। कल उनकी सालगिरह थी, तो उनकी सालगिरह वाले दिन वो उनके घर गए, उनसे ये डिस्कस किया और उनको साथ लेकर बगैर अनाउंस किए वो वॉक करते हुए 7 किलोमीटर वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर जाते हैं। और वहां पर जब उनको 100 के करीब दीगर पार्लियामेंटेरियंस ने, जिसमें 2 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स भी शामिल थे, उन्होंने ज्वाइन किया, फिर राहुल गांधी ने अनाउंस किया कि हम यहां पर धरना देंगे। धरने के बाद जो कुछ हुआ, एक उनके स्टेट मिनिस्टर, एक जो सेंट्रल सेक्रेटरी हैं, वो आए, उन्होंने कहा जी कि आप अंदर चलें प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहां पर हमारे साथ बात करें। उन्होंने उससे इनकार किया। उन्होंने कहा जो भी बात होगी यहां पर सबके सामने होगी। डेफिनेटली वो भी इससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर चीजें जब आपस में तय ना हुई, फिर राहुल गांधी के खिलाफ सीआरपीएफ और इंडियन दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। उन्होंने राहुल गांधी को अरेस्ट किया। प्रियंका गांधी जो राहुल गांधी की बहन है, उनको भी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स ने नहीं, मेल पुलिस ऑफिसर्स ने घसीट कर, इंसल्ट करते हुए बसों में बिठाया और फिर उनको हवालात में बंद किया। और लेटर ऑन जो है उनको फिर रात गए, उनको जो है वो छोड़ा गया। और इस दौरान राहुल गांधी को जो उन्होंने मारा, तो उनके नाक से खून पे निकला,